दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर चैप्टर का आज हमारा 8th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन को पढ़ रहे थे कैपेसिटर्स का। तो आज शुरुआत मैं आपको एक्सपेरिमेंट से कराना चाह रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंटली हम चेक करते हैं कि सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं तो जो हमने थ्योरी में पढ़ा है क्या वो सही है क्या। तो उसके लिए हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, LCR मीटर है, जिससे हम कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं। एंड मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने लगा रखे हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं। तो सबसे पहले हम इनके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को चेक करेंगे और उसके बाद हम इनको सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट करके कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं ये जो बड़ी प्लेट्स हैं इनके जो दो पॉइंट हमने ले रखे हैं, इनका जरा कैपेसिटेंस चेक करते हैं। तो छोटे वाले को एक बार मैं साइड में कर देता हूँ, बड़े वाले को जरा चेक करते हैं। तो मैं जरा कनेक्शन कर रहा हूँ और मीटर जो है वो मुझे रीडिंग दे देगा कैपेसिटेंस की। और मीटर जो है वो नैनो फैराड स्केल पे है। ठीक है, हाँ जी। तो सुनील जी एक बार बताइए क्या रीडिंग आई है। 0.190 नैनो फैराड ये हमारी अभी फिलहाल है। तो मैं इसको नोट भी कर लेता हूँ, 0.190 नैनो फैराड। ठीक है जी। अब दूसरे कैपेसिटर को देखते हैं। तो इसको मैं जरा निकाल देता हूँ और अब मैं दूसरे कैपेसिटर को देख रहा हूं। तो इसकी रीडिंग भी आप जरा मुझे बताइए सुनील जी। 0.101। ठीक है, 101। ओके, तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, इनकी जो लेफ्ट प्लेट है उनको इकट्ठा कर दो, जो राइट प्लेट है उनको इकट्ठा कर दो। ठीक है, उससे आपका पैरेलल हो जाएगा। तो जरा देखिए मैं कैसे पैरेलल कर रहा हूं। तो इसकी जो ये वाली प्लेट है और इसकी जो ये वाली प्लेट है, इन दोनों को, खासकर जो लेफ्ट प्लेट है, दोनों को मैं एक साथ ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही फिर मैं क्या कर रहा हूं, दोनों की जो राइट साइड प्लेट है, इसकी और इसकी, उन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये पैरेलल में हो गया है। ठीक है, और अब मैं इन दोनों का कैपेसिटेंस चेक करूंगा। तो कैपेसिटेंस क्या होगा आप जानते हो, अगर पैरेलल में करूंगा तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जरा कैपेसिटेंस देखते हैं क्या निकल के आता है। तो मैं जरा प्रोब को कनेक्ट कर देता हूं मीटर को। हाँ जी, अब बताइए सुनील जी क्या कैपेसिटेंस है। 0.291। और अगर आप पिछली रीडिंग देखो तो 0.190 था, प्लस कर दो 0.101 को। तो जब आप ऐसा करते हो तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो है 0.291। और यहां पे क्या रीडिंग दिखा रहा है, 0.291 एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आपका ये जुड़ जाएगा। अब आइए सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करने से पहले क्यों ना हम अपनी कैलकुलेशन पहले कर लें। तो 0.190 और 0.101 ये इंडिविजुअल कैपेसिटेंस था। अगर मैं सीरीज में करूंगा दोनों को तो क्या बनना चाहिए, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो बताओ C1 C2 क्या होगा, 0.190 इंटू 0.101 और डिवाइड बाय C1 प्लस C2 अगर आप करते हो तो आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0.066 ये बनना चाहिए अगर मैं सीरीज में कर रहा हूं तो। C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 कर रहा हूं तो चलिए अब जरा पहले इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे वो जरा समझिए। तो जरा देखिए इनको सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने सबको हटा दिया है। तो अब जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इसकी जो लेफ्ट प्लेट है और इसकी जो राइट प्लेट है उनको ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, ये दोनों आप देख सकते हो, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं। तो इसको आप छोड़ दो। ठीक है, अब ये दोनों ज्वाइन हो गई है, इसकी अंदर वाली प्लेट और बाहर वाली प्लेट इसकी ये है और इसकी ये है। इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस मुझे अब मेजर करना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं कनेक्शन कर देता हूं और इनका जो कैपेसिटेंस जो है उसको मेजर करते हैं। तो बताइए अब रीडिंग क्या है, 0.071 और हमारा एक्सपेक्टेड था 0.066। तो ऑलमोस्ट वही कुछ आ रही है, थोड़ा बहुत एरर हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने थ्योरी में पढ़ा है सीरीज एंड पैरेलल का कनेक्शन, वो बिल्कुल वैसे ही हम इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, अब मैं दूसरे तरह के कैपेसिटर ले रहा हूं जो हम जनरली अपने घरों में यूज करते हैं। आपने देखा होगा फैन में इस तरह के कैपेसिटर लगे होते हैं, ऐसे गोल गोल जो है वो आपके कैपेसिटर लगे होते हैं। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये नॉन पोलर कैपेसिटर होता है। नॉन पोलर का मतलब है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कहीं नहीं होता है। जैसे ये भी नॉन पोलर ही थे,
किसी को भी प्लेट को पॉजिटिव ले सकते हो, किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ पोलर भी होते हैं, मतलब इनमें पोलैरिटी डिफाइन होती है कि इधर प्लस पॉइंट लगेगा, इधर माइनस पॉइंट लगेगा। ऐसे भी कैपेसिटर हम यूज करते हैं रियल वर्ल्ड में, उनको भी हम देखेंगे। ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इन पे जो रीडिंग लिखी हुई है वो 2.5 माइक्रोफेरेड लिखा हुआ है। तो पहले एक बार इनको चेक कर लेते हैं कि इनकी क्या रीडिंग है, मतलब जो रीडिंग लिखी हुई है वो सही लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। तो 2.5 माइक्रोफेरेड के, इनको फिर सीरीज पैरेलल करके देखते हैं। सेम कंसेप्ट आप यहां पे भी लगा सकते हो। पैरेलल करोगे तो C1 प्लस C2 होगा, और सीरीज करोगे तो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो जरा देखिए, अगर मैं सबसे पहले इनकी इंडिविजुअल की वैल्यू निकाल लूं कि भाई इनकी इंडिविजुअल क्या वैल्यू, तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को मैं देख रहा हूं। आप बताइएगा सुनील जी क्या रीडिंग आ रही है। हाँ जी बताइए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, एरर नहीं है, रेंज से बाहर निकल गया होगा, तो मैं इसको रेंज में ले आता हूं। हाँ जी, अब जरा देखिए, अब बताइए। हाँ जी कितनी रीडिंग है? 2.63, और जो मैन्युफैक्चरर ने लिखा है वो 2.5 प्लस माइनस 5% लिखा हुआ है। तो प्लस माइनस 5% करोगे तो वही है, मतलब 2.6 के राउंड आ जाएगा। ठीक है, कितना है बताइए फिलहाल? 2.63 माइक्रोफेरेड रेंज में आ गया भैया अभी। ठीक है, 2.63 माइक्रोफेरेड है ये। दूसरे कैपेसिटर को भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं दूसरे कैपेसिटर को भी कनेक्ट करूं तो इसकी जरा बताइए क्या रीडिंग है, बताइए सुनील जी। 2.65, मतलब दोनों बराबर ही है। ठीक है, 2.6 एंड 2.6। अब मैं दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे? बैक टू बैक। जरा देखिए, एक की ये जो एंड है इसका दूसरे का एंड इधर से कनेक्ट कर दो, तो ये जो पॉइंट है ये बैक टू बैक कनेक्शन हो गया, इसको हम सीरीज बोलेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे आउटर जो पॉइंट है इनके बीच का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्या होना चाहिए, 2.6 इन पैरेलल विद 2.6, तो 2.6 इंटू 2.6 डिवाइड बाई 2.6 प्लस 2.6, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ऑलमोस्ट 1.3 1.4 के अराउंड आना चाहिए। जरा देखते हैं 1.3 1.2 1.4 जो भी है देखते हैं। तो मैं जरा अब इसका मेजर करता हूँ। सीरीज में कनेक्ट किया है भाई मैंने अभी। ठीक है, तो सुनील जी मुझे बताएंगे क्या रीडिंग आ रही है। हाँ जी रीडिंग आ गई। हाँ जी 1.3 एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे? ये दोनों पॉइंट एक जगह कर दिए, इन दोनों को भी एक जगह कर दो। पोलैरिटी तो है नहीं इसमें कि प्लस प्लस को कनेक्ट करो और माइनस माइनस को कनेक्ट करो, ऐसी पोलैरिटी तो है नहीं। तो कोई भी दो पॉइंट एक कर दो और कोई भी दूसरे पॉइंट ये कर दो। अब क्या होगा, एक साइड को हम प्लस बोल देंगे, दूसरे को माइनस बोल देंगे, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे अब इसको हम पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये मेरा पैरेलल कनेक्शन है, ये दोनों एक तरफ है, ये दोनों एक तरफ है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो इनके बीच में अगेन प्रोब में कनेक्ट कर रहा हूं, और अब क्या बनेगा 2.6 प्लस 2.6। ठीक है, तो आप इसको जोड़ोगे तो ये 5.2 समथिंग कुछ बनेगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं कितना आ रहा है। ओके सुनील जी बताइए कितना बना, ये कितना दिखा रहा है? 5.3, ऑलमोस्ट इतना ही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। तो यहां पे जो आपने थ्योरी में पढ़ा है वो प्रैक्टिकली भी बिल्कुल एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकली भी हम उस चीज को मेजर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है सीरीज पैरेलल का समझ आया। अब इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो वापस बोर्ड पे चलते हैं एंड कुछ और सीरीज पैरेलल कनेक्शन को, कुछ उसके ऊपर जो कुछ नए क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन को वेरीफाई किया। हमने देखा कि अगर कैपेसिटर सीरीज में आ जाए, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, और दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब सोचिए अगर कैपेसिटर का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसमें सीरीज में भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड है एंड पैरेलल में भी कनेक्टेड है, तो फिर कैसे हम उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं और मैं आपसे बोलूं कि जरा देखिए सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि मेरे पास एक यहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है और ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, और मुझे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। ये है 4 माइक्रोफेरेड और ये भी मेरा 4 माइक्रोफेरेड है मान लीजिए, और ये है मान लीजिए 8 माइक्रोफेरेड। ठीक है जी, कुछ इस तरह का है। मुझे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए इन दोनों पॉइंट के बीच में। तो अब यहां पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि सीरीज में कौन से कैपेसिटर कनेक्टेड है, पैरेलल में कौन से कनेक्टेड है।
अगर आपको ये सीरीज एंड पैरेलल एक बार देखना आ गया तो फिर तो आप इजीली उसको सोल्व कर लोगे। जो चीज आपको सीरीज में लग रही है वहां पे सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, और जो कैपेसिटर्स पैरेलल में दिख रहे हैं वहां पे पैरेलल का फॉर्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लो। बट आपको शुरुआत में पहले ढूंढना होगा कि कौन सी सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। अब ये कैसे चेक करोगे? सीरीज आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है और पैरेलल आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, जरा देखिए। अगर मैं बोलूं कि भाई दो कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है, दो कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है, तो इनको हम बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल का मतलब क्या होता है? मतलब दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, दोनों का जो एंड पॉइंट है, इस कैपेसिटर का एंड पॉइंट इधर हो गया, इस कैपेसिटर का एंड पॉइंट इधर हो गया, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, दोनों का एंड पॉइंट भी सेम है। मतलब इधर वाली प्लेट सेम पॉइंट से कनेक्ट है, इधर वाली प्लेट सेम पॉइंट से कनेक्ट है, ये दोनों प्लेट यहां पे कनेक्ट है, ये दोनों प्लेट यहां पे कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे ऐसे, इसको हम पैरेलल बोलेंगे। और पैरेलल कनेक्शन में याद रखिएगा वोल्टेज जो है वो बराबर होती है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं इनके अक्रॉस, कोई V0 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वो इसके अक्रॉस भी आएगा। ठीक है, बिकॉज आप सोचिए ना, ये जो साइड है ये यहां से भी कनेक्ट है और ये जो साइड है वो यहां से भी कनेक्ट है, तो जो यहां का पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ कंडक्टिंग वायर, बिकॉज ऑफ कंडक्टर, हर जगह का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इस पॉइंट के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली इस साइड देखो, बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर, जो हमने वायर कनेक्ट किया है, यहां का जो पोटेंशियल होगा वो हर जगह पे, इधर वाली साइड पे, हर जगह पे सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी आएगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी आएगा। इसका मतलब पैरेलल में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपेसिटर्स के अक्रॉस वो सेम होता है। अब आइए सीरीज। जब सीरीज होता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों? सीरीज में जरा देखो, ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, ये सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में क्या होगा उसको जरा समझिए। अगर मैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे अप्लाई कर दूं, ठीक है, अच्छा पहले ये चीज समझिए, ये जो कैपेसिटर न्यूट्रल है, कोई चार्ज किसी भी प्लेट के ऊपर नहीं है। ये प्लेट और ये प्लेट, ये जो दो कंडक्टर हैं ये आपस में कनेक्टेड है वाया दिस वायर, कंडक्टिंग वायर। नेट चार्ज यहां इस कंडक्टर के ऊपर, इन दोनों के ऊपर नेट चार्ज 0 है, आप देख सकते हो, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इन दो पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। दो पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे क्या होगा दोस्तों? इधर आपका इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर जाएंगे भाई, आप जानते हो, इधर आपका हायर पोटेंशियल आएगा और इधर आपका लोअर पोटेंशियल आएगा। ठीक है, जरा समझिए भाई, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है और ये पॉइंट यहां से कनेक्ट है और ये पॉइंट यहां से कनेक्ट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? V0 ही रहेगा। सही बात है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V0 रहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर चले जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, अगर यहां पे +Q चार्ज आया है तो इस प्लेट पे फिर क्या आएगा बताओ जरा? इस प्लेट पे फिर -Q चार्ज आएगा। ठीक है, यहां पे -Q आएगा, और अगर इधर -Q आएगा तो इधर आएगा +Q, इधर आएगा +Q, क्योंकि अंदर वाला न्यूट्रल रहना चाहिए। तो अगर ये -Q है तो ये +Q आएगा। अच्छा, यहां पे +Q चार्ज आया है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर -Q आएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए चार्जेस कैसे यहां पे बिल्डअप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इस तरह से चार्जेस बिल्डअप हो जाएंगे सीरीज कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन में ये जरूरी है कि जो चार्ज इसके ऊपर आया है पॉजिटिव साइड पे, उतना ही चार्ज इसके ऊपर भी आया है पॉजिटिव साइड पे। सीरीज को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? कैपेसिटर्स बैक टू बैक कनेक्ट होंगे, दूसरा चार्जेस उनके ऊपर क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन। वोल्टेज सेम नहीं होगी, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है और इसके अक्रॉस जो प्लेट्स में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो डिफरेंट हो सकती है। टोटल वोल्टेज V0 रहेगी दोनों को। अगर आप देखोगे ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो V0 के बराबर आएगा ना, बिकॉज ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो V0 है। सोर्स लगा दिया ना हमने, दिस माइनस दिस करोगे, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, और इनमें डिफरेंस जो है वो V0 का है। तो ये पॉइंट यहां से कनेक्ट है और ये पॉइंट जो है वो यहां से कनेक्ट है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा? वो तो V0 ही रहेगा। बट इंडिविजुअल प्लेट के बीच का जो डिफरेंस है वो जरूरी नहीं है बराबर हो यहां पे। ठीक है, सीरीज में, बट जो चार्जेस की वैल्यू है वो आपकी बराबर आएगी प्लेट्स के ऊपर। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपको ये तो नजर आ रहा होगा कि भाई ये 4 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड दोनों पैरेलल में है, क्योंकि अगर आप दोनों की प्लेट्स देखें तो इसकी ये वाली प्लेट और इसकी ये वाली प्लेट का ये वाला पॉइंट कॉमन है और दूसरी वाली प्लेट का भी पॉइंट कॉमन है। ये यहां पे मिल गया, ये यहां पे मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है और एंड पॉइंट दोनों का सेम है। तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों पैरेलल में है।
बट यहां पे एक डाउट आ सकता है, आप बोलोगे सर ये 8 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड सीरीज में क्यों नहीं है? इनको हम सीरीज बैक टू बैक तो कनेक्ट है, तो इनको सीरीज में क्यों नहीं ले सकते? जरा देखिए क्यों नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं, इसके ऊपर कोई सोर्स अप्लाई करूं V0 वोल्ट का, ठीक है, तो जरा देखिएगा क्या होगा। V0 वोल्ट का अगर मैं कोई सोर्स अप्लाई करूं, V0 वोल्ट का अगर मैं सोर्स अप्लाई करूं, तो होगा ये कि सोर्स अप्लाई करने से पहले ध्यान से देखिए इस कंडक्टर को, इस कंडक्टर को और इस कंडक्टर को, जो ये वाले कंडक्टर जो मैंने थोड़ा सा जिनको मैं थिक बना रहा हूं, इन कंडक्टर्स को अगर आप फोकस करें तो ये कंडक्टर आपस में कनेक्टेड है एक ही पॉइंट पे। ये कंडक्टर इधर कनेक्ट है, ये कंडक्टर इधर है, ये कंडक्टर इधर, और इनके ऊपर नेट चार्ज 0 है। अब जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये जो पॉइंट है ये यहां से कनेक्ट हो गया और ये जो पॉइंट है ये यहां से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इधर और इधर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जिसकी वैल्यू रहेगी V0। तो आप ये कह सकते हो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इधर चले जाएंगे, तो इधर आपका कुछ प्लस Q चार्ज आएगा, मतलब कुछ Q कूलम का इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले जिनका टोटल चार्ज है Q। तो वही Q अब इस प्लेट के ऊपर, इन दोनों प्लेट के ऊपर आएगा, वही Q इन दोनों प्लेट के ऊपर आएगा। तो एक के ऊपर मान लीजिए Q1 आ रहा है माइनस का, तो दूसरे के ऊपर क्या आएगा? Q2 आएगा, माइनस का Q2। बोलिए भाई, ऐसे आएगा, ठीक है। यही Q जो है वो इन दोनों पे आपका इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगर इधर माइनस Q1 है तो इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा प्लस Q1 और इधर क्या बनेगा? प्लस Q2। नहीं भाई, अब आप जरा गौर फरमाइए, सीरीज में होने के लिए क्या जरूरी है? चार्जेस सेम होने चाहिए। अब आप बताओ, ये जो 8 माइक्रोफेरेड है और जो 4 माइक्रोफेरेड है, क्या ये सीरीज में है? तो उसके लिए इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा और इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा सेम होना चाहिए। सेम तो नहीं है भाई, सेम नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं वो यहां पे 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेट पे चला गया। इसने क्या गलती की है भाई? यहां पे भी तो कुछ आएगा, ठीक है। तो यहां पे Q1 माइनस Q1 है, तो यहां पे फिर Q1 चार्ज आएगा। इसका मतलब ये चार्ज और ये चार्ज सेम नहीं रहा, तो आप इनको सीरीज में नहीं मान सकते हो। पॉइंट को समझिए, सीरीज में कब होता है? जब बैक टू बैक कनेक्शन हो और बीच में कनेक्शन में कोई डिवीजन ना हो, बीच में कोई और कनेक्ट ना हो। अगर सिंपल भाषा में सीरीज को अगर पकड़ना है तो बैक टू बैक कनेक्शन होना चाहिए और बीच वाले पॉइंट से कहीं कोई और दूसरा कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आप वो कहते हैं ना, पाइप, अगर सोचिए पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, तो एक पाइप के बाद जब दूसरा पाइप बैक टू बैक लगाते हो तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। लेकिन अगर टी पॉइंट लगा दिया आपने, जैसे पाइप आप पानी देते हो खेतों में, आपने ये पाइप लगाए हैं, ठीक है, तो बैक टू बैक जब एक पाइप के बाद दूसरा पाइप लगाते हो तो उनको सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको यहाँ पे टी पॉइंट लगाना पड़ जाता है। टी पॉइंट में क्या होता है, आप एक पाइप और एक्स्ट्रा इधर निकाल देते हो, तो ये पाइप और ये पाइप अब सीरीज नहीं रहा, ठीक है। सीरीज कब होता है? जब पानी फ्लो जो इधर है वही पानी का फ्लो आगे चला जाए, तो इसका मतलब ये टी पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं रहा। अब जितना पानी इधर आ रहा है उतना ही पानी इधर जा रहा है, तो इसको आप हटा भी सकते हो, तो इसको हम सीरीज बोलेंगे। लेकिन अगर पानी कुछ इधर फ्लो कर रहा है तो सीरीज नहीं रहा भाई, ये और ये पाइप सीरीज में नहीं रहे। सीरीज में होने के लिए जरूरी है कि पानी का फ्लो सेम हो, पानी दोनों में सेम जाना चाहिए। जैसे कि ये पाइप और ये पाइप, देखो जो पानी यहां पे आएगा उतना ही पानी आगे भी जाएगा, इसका मतलब इन दोनों पाइप्स में पानी का फ्लो सेम है, तो ये सीरीज है। तो सीरीज को समझिए कि बैक टू बैक कनेक्शन होना चाहिए सीरीज में। दूसरा, बीच में जो बैक टू बैक जो पॉइंट लगे हुए उनके बीच में कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए, कहीं पे और चीज कोई कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सीरीज कैसे हम देखते हैं एंड पैरेलल कैसे देखते हैं। जब आपको एक बार ये समझ आ गया कि ये सीरीज है और ये पैरेलल है, तो फिर आप कंबाइन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे? जरा देखिए, हमें पता चल गया ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये इसके साथ सीरीज नहीं है, ध्यान देना, ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल पता चल गया तो पहले पैरेलल को ही सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे? अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा? इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा बताओ? दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बताओ जरा? पैरेलल में कैपेसिटेंस जुड़ जाते हैं, जुड़ेगा तो 8 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। इन दोनों को हमने इकट्ठा एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, और उसके आगे क्या लगा हुआ है? उसके आगे फिर लगा हुआ है एक और 8 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है, ठीक है भाई, ये और आगे लगा हुआ है। अब इन दोनों के बीच का बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इन दोनों को हमने इससे रिप्लेस कर दिया और ये हमने यूं का यूं लगा दिया। अब बताओ, अब ये बैक टू बैक हो गया ना, अब ये सीरीज कनेक्शन हो गया, 8 और 8 अब दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगा? 8 × 8 डिवाइड बाय 8 + 8, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। इसका जो सी इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो आएगा 4 माइक्रोफेरेड। सही है भाई?
ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कई बार इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये तो बड़ी सिंपल प्रॉब्लम थी, मतलब इसको मैं और आगे चल के थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर सकता हूं। तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है, बस ये आइडेंटिफाई करना है। अगर ये आइडेंटिफाई करना सीख गए हो तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लोगे। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो टॉपिक है, बेहतर ये होगा इस टॉपिक को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के बाद पढ़ें, जिसमें हम रेजिस्टेंस को भी पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट देखेंगे कि कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आ जाएगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाओगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे हम रूल्स बनाएंगे। वही रूल फिर कैपेसिटर के ऊपर कैसे लगाएंगे वो हम समझेंगे फिर। तो मैं आपको अभी बेसिक लेवल का सीरीज पैरेलल सिखा रहा हूं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जब आप चीजों को चेंज कर दोगे, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाओगे, तो थोड़ा सा आपके लिए अभी उसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगले चैप्टर में हम वापस लौट के आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पढ़ चुके होंगे, क्योंकि वहां पे हम कुछ रूल्स बनाएंगे, कुछ रूल डेवलप करेंगे। वही रूल फिर हम कैपेसिटर के ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कैसे हम सीरीज पैरेलल लेते हैं। कुछ और बेसिक प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप कुछ बेसिक चीजें अभी आप समझ लोगे तो चीजों को, आगे की चीजों को थोड़ा समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बट ज्यादा डेप्थ लेवल में अभी नहीं करवा रहा हूं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन को लेके, ठीक है। जरा देखिए, एक और सिचुएशन में ले रहा हूं। मेरे पास इस तरह से कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, हाँ जी, चलिए मैं यहां पे एक और लगा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से मेरे पास कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, एंड बेहतर ये होगा यहां पे ना लगा के मैं यहां पे लगा दूं। थोड़ा सा सिंपल ही है प्रॉब्लम, मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल ही लेके चल रहा हूं। और ये पॉइंट है मेरा A और ये पॉइंट है मेरा B। अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स ले रहा हूं, ठीक है। और आपको दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, दिस इज ऑल्सो 2 माइक्रोफैरड, दिस इज 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये है 5 माइक्रोफैरड, ठीक है जी। ये है आपका 2 माइक्रोफैरड, दिस इज ऑल्सो 2 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये कुछ इस तरह का दे रखा है आपको, एंड दिस इज 8 माइक्रोफैरड। आपको बताना है CAB, मतलब A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, A एंड B पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अब अगेन सेम प्रॉब्लम यहां पे अप्लाई करेंगे। कैसे सेम प्रॉब्लम, कैसे जो हमने पीछे जो तरीका देखा है। सबसे पहले आपको सीरीज एंड पैरेलल आइडेंटिफाई करने होंगे कि कौन से 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में है, कौन से 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर पैरेलल में है। अगर आपने उस चीज को समझ लिया तो आप फटाफट इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। जरा देखिए कैसे। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हो कि ये 2 माइक्रोफैरड और ये जो 2 माइक्रोफैरड है, ये दोनों पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में, अगर आप ध्यान से देखें, इसकी ये साइड, इस ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब इस प्लेट का और इस प्लेट का सेम पॉइंट हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। फिर इसकी जो दूसरी साइड है, ये जो साइड है, देखो ये साइड और ये साइड तो यहां पे कनेक्ट होगी इधर। अब आइए दूसरी साइड, ये साइड और ये साइड जो है वो यहां पे कनेक्टेड है, ये एक ही वायर है, इसको आप कॉमन पॉइंट बोल सकते हो। वायर को जो है ना आप सेम ही लेके चला करो, क्योंकि वो सेम पोटेंशियल पॉइंट होता है, इक्वी पोटेंशियल है ये वायर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो ये जो साइड है दोनों की, ये यहीं पे कनेक्ट है, और ये जो साइड है ये आपकी यहां पे कनेक्ट है, ठीक है। मतलब दोनों का सेम पॉइंट है ये, और इधर वाला भी सेम है। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम होगा, एंड पॉइंट भी सेम होगा। तो दोनों किस में हो गए बताओ, पैरेलल में। ये दोनों आपके पैरेलल में हो गए। इनको आप इकट्ठा कर सकते हो, चाहे आप अभी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले आइडेंटिफाई कर लो एक बार। ऐसे ही आप जरा आइए यहां पे 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड,
अगर आप ध्यान से देखें, ये जो 2 माइक्रोफेरेड है और ये जो 2 माइक्रोफेरेड है, ये बैक टू बैक कनेक्ट है, एक के बाद दूसरा, और बीच में कोई डिवीजन भी नहीं है यहां पे। तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। बस यही अपने को अभी तो समझ आ रहा है। तो पहले क्यों ना इन्हीं को सिंप्लीफाई कर ले। तो अगर मैं जो मुझे पकड़ में आया है उन्हीं को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जरा देखिए दोस्तों, मैं अगर इसको रीड्रॉ करूं तो मैं बोलूंगा कि ये है मेरे पास 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। अब ये 2 और 2 को अगर आप पैरेलल में लोगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, जुड़ जाएंगे, ये आपका 4 माइक्रोफेरेड बन जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 माइक्रोफेरेड। और ऊपर क्या है, ऊपर है मेरे पास 5 माइक्रोफेरेड, ये हो गया मेरे पास 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है, ऊपर हो गया मेरे पास 5 माइक्रोफेरेड। अब आ जाओ नीचे, यहां से यहां पे आ जाओ भाई, ये कितना है, ये था 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 माइक्रोफेरेड तो उतना ही रहेगा, 1 माइक्रोफेरेड ही रहेगा। यहां पे देखो 2 और 2 सीरीज में है, सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा करके मैंने एक ही दिखा दिया। जरा देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये और ये पॉइंट के बीच में, ये 2 और 2 जो था उसको मैंने 1 से दिखा दिया, ठीक है। और ये 1 माइक्रोफेरेड इधर से लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये पॉइंट सीधा इधर आ गया और यहां पे आपके पास 8 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है, दिस इज 8 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने बाहर निकाल लिया, ये पॉइंट है मेरा ए और ये पॉइंट है मेरा बी, सही है जी। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये दिखा दिया। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब अगर मैं एक स्टेप और आगे चलूं तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि अगर आप ध्यान से देखें, ये जो 4 माइक्रोफेरेड है और ये जो 4 माइक्रोफेरेड है, दोनों किसमें है, सीरीज में। दूसरा, ये जो 1 माइक्रोफेरेड है और ये जो 1 माइक्रोफेरेड है, दोनों का जो इधर वाला पॉइंट है वो यहां पे कनेक्ट है और दोनों का इधर वाला पॉइंट जो है वो यहां पे कनेक्ट है। इसका मतलब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, और ये दोनों किसमें है, सीरीज में। ये पता चल गया। तो पहले इन्हीं को सिंप्लीफाई कर लो। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो बताइए क्या बनेगा, ये 4 और 4 सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 4 × 4 डिवाइड बाई 4 + 4, C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2। तो यहां पे आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। वैसे आप याद रखिए, जब भी आपके इक्वल कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में है तो आप उनका इक्विवेलेंट जो है वो C/2 कर दिया करो डायरेक्टली। अगर इक्वल वैल्यू है सीरीज में तो उनका इक्विवेलेंट C/2 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जरा देखिए, ऐसे ही अगर 3 कैपेसिटर इक्वल हो गए और सीरीज में आगे इक्वल है C तो इनका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, C/3, सीधा सीधा। अगर 4 आ गए, ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा C/4। अगर ये सारे C हैं और सीरीज में है तो C/4। तो इवन आप फॉर्मूला लगा के भी आप चेक कर सकते हो, यही आएगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो जब इक्वल आ रखे हो तो, ठीक है, सीरीज में। तो ये दोनों इक्वल है तो इनको /2 कर दो, क्योंकि 2 ही लगे हुए ना, तो 2 लगे हुए तो जो भी इनकी वैल्यू है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, नंबर से डिवाइड कर दिया करो। कितने नंबर कैपेसिटर, कितने नंबर सेम वैल्यू के कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं उस नंबर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 2 ही नंबर के 2 नंबर है, 2 कैपेसिटर है, बराबर वैल्यू है, सीरीज में लगे हुए, तो 4/2 करके 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो ये बन गया 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर, ऊपर है मेरे पास 5 माइक्रोफेरेड, ये मैंने यूं का यूं लगा दिया, 5 माइक्रोफेरेड। अब आ जाओ नीचे, 1 और 1 पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या लिख दोगे इनको, इसको आप लिख दोगे 2 माइक्रोफेरेड। पैरेलल में तो जुड़ जाता है ना भाई, ठीक है। इधर अभी आपका 8 माइक्रोफेरेड आ गया, ठीक है, 8 माइक्रोफेरेड। ये जो पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, इस कॉमन सेम वायर, अभी बीच में कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ तो इसको एक ही पॉइंट ऐसे दिखा दिया करो, इससे कंफ्यूज नहीं होना है वायर से, ठीक है। वायर वाले जो पॉइंट होते हैं सेम पोटेंशियल पॉइंट होते हैं, इधर वाले सारे सेम ही पॉइंट है ये, ठीक है। इस पूरे एक पॉइंट, इसको सेम पॉइंट बना करो, ये पूरा एक ही पॉइंट है। तो ये 8 यहां से यहां पे बीच में 8 लगा हुआ था यहां तक, और इनका हमने 2 बना दिया, उसको भी यहीं से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ए जो है वो यहां पे है मेरा। अब जरा देखो, ये हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया इस तरह से। अब बताइए, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब जरा देखो यहां पे, ये 5 और 2 कितना हो गया, 7, ठीक है। ये पैरेलल में हो गया ना भाई, फिर से ये आपस में दोनों पैरेलल में हो गया ना, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 7 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को लिख दिया, और फिर यहां पे आ जाओ 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है जी। ये 2 माइक्रोफेरेड हो गया, और इधर क्या है, इधर है मेरा 8 माइक्रोफेरेड, ठीक है, ये है मेरा 8 माइक्रोफेरेड, ठीक है जी। एक बार जरा देख लो, और ये पॉइंट है मेरा ए और ये पॉइंट है मेरा बी, सही है जी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद फर्दर देखो, 7 और 2 ये सीरीज में है, तो सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंट निकाल ले। कैसे निकालेंगे, 7 × 2 डिवाइड बाई 7 + 2।
14/9 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है, क्योंकि बैक टू बैक लगे हैं तो सीरीज हो गया 14/9 माइक्रोफेरेड, और जो 14/9 माइक्रोफेरेड आएगा वो 8 माइक्रोफेरेड के साथ पैरेलल में आएगा। 8 माइक्रोफेरेड एंड दिस इज 14/9 माइक्रोफेरेड। तो जब आप पैरेलल कनेक्शन लोगे तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा आपके पास, इट कम्स आउट टू बी 8 माइक्रोफेरेड प्लस 14/9 माइक्रोफेरेड। तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा ए एंड बी पॉइंट के बीच का। इन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे पास ये होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। तो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है, आपको बस आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से सीरीज में है, उनको जो जो आपको दिखते जाए उनको सोल्व करते चले जाओ। बस आप देखना कड़ियां, छोटी छोटी कड़ी जो है ना, उनको जब आप सोल्व करते जाओगे ना तो अपने आप धीरे धीरे वो सोल्व होती चली जाएगी प्रॉब्लम। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है। इनमें आप सिंपली देख सकते हो कि सीरीज कौन से हैं, पैरेलल कौन से हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जिनमें सीरीज एंड पैरेलल को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जरा देखिए कैसे, देखिए कैसे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे सीरीज पैरेलल को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो उसके लिए फिर हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करेंगे। जरा देखिए, देखो अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ऐसे कुछ मान लीजिए कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। मान लीजिए इस तरह के कुछ कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। यहां पे नहीं लगाते हैं, चलो यहां से हम सीधा ये ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है मान लीजिए मेरा ए, ये पॉइंट है मेरा बी। ठीक है, मैं एक दो पॉइंट और कनेक्ट करना चाह रहा हूं। कौन से पॉइंट को कनेक्ट कर दूं? सोचिए, अगर मैं कोई और रैंडम पॉइंट को मैं ऐसे ही कनेक्ट करना चाह रहा हूं। चलो मैंने इस पॉइंट को यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। और मैं जानना चाह रहा हूं कि मैंने आपको दे रखा है कि सारे के सारे 4 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर, ऐसे ही मैंने रैंडम वैल्यू दे दी है। सारे के सारे 4 माइक्रोफेरेड है और मुझे क्या चाहिए? मुझे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब ऐसे केस में हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी सीरीज पैरेलल को देखने में, क्योंकि बहुत सारे देखो सीधे वायर लगे हुए हैं यहां से यहां तक, फिर ये सीधा वायर आ गया स्ट्रेट, मतलब यहां से सीधा डायरेक्ट एक सीधा ही वायर आ गया, बीच में कोई एलिमेंट ही नहीं है। यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सीधा वायर आ गया। तो अब ऐसे केस में सीरीज एंड पैरेलल देखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम आ गया ना। तो अब ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? अल्टीमेटली अगर हमें सीरीज पैरेलल पता चल जाए तो हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में थोड़ा देखना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जब भी आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आ जाए जिसमें आपको दिख ना रहा हो कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, तो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम पहले इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके लिए हम पाथ मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये पाथ मेथड मैंने अपनी तरफ से नाम रखा है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। मैंने इसको पाथ मेथड इसलिए बोला है बिकॉज मैं पाथ को फॉलो करूंगा, दैट्स वाई मैंने इसको पाथ मेथड बोला है। तो अब जरा देखिए पाथ मेथड कैसे हम अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्वाइंट पॉइंट है ना, जहां पे ज्वाइंट्स बने हुए हैं, जहां पे कई सारी ब्रांचेस कनेक्ट है, 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस जहां पे कनेक्ट है, ज्वाइंट पॉइंट्स आप इसको बोल सकते हो। तो उन ज्वाइंट पॉइंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। तो जरा देखो यहां पे ज्वाइंट पॉइंट्स कौन से हैं। एक तो ये ज्वाइंट पॉइंट है, क्योंकि यहां पे देखो इधर भी कोई ब्रांच गई हुई, इधर भी, इधर भी। हालांकि आप बोलोगे सर ये तो सीधा वायर ही गया हुआ है, कोई बात नहीं है, 3 बट गया ना, ठीक है, इसलिए मैं इसको ज्वाइंट बोल रहा हूं। ये पूरा एक ही पॉइंट बोल दो, ये इसको अलग पॉइंट मत बोलो ना, क्योंकि एक ही सीधा ही वायर है ना। ये थोड़ा मैंने बस डिजाइन सा बना दिया, इसको आप सीधा भी कनेक्ट कर सकते थे ऐसे,
ठीक है, तो आप इसको एक ज्वाइंट पॉइंट बोल सकते हो, ना कि इसको मत बोलिए, बिकॉज ये तो सीधा वायर ही है एक, ठीक है, बैक टू बैक ही तो लगा हुआ है। अच्छा, ये भी एक ज्वाइंट पॉइंट है, 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 ठीक है। तो ये हमने ज्वाइंट पॉइंट जो है इनको आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से ज्वाइंट पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका नामकरण करेंगे, इनकी नेमिंग करेंगे, इनको नाम देंगे। कैसे नाम देंगे, ये अगर ए है और ये अगर बी है, ए और बी तो हो चुके हैं, मैं इसको सी बोल देता हूं, ठीक है। अच्छा, मुझे करना क्या है इस प्रॉब्लम में, मुझे सी ए बी निकालना है भाई, कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच का, ठीक है। तो जरा देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पे इसका नाम दे रखा है आपको ए, इस पॉइंट का नाम दे रखा है बी, तो अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को मैं नया नाम दे देता हूं, सी नहीं देते हैं, सी माने कैपेसिटेंस हो जाएगा, डी नाम दे देते हैं। ये पॉइंट मेरा डी हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया डी। अब आप बताओ इसका क्या नाम होगा, जरा देखो ध्यान से, ये सीधे वायर से कनेक्ट है, यहां पे कोई बीच में एलिमेंट नहीं है, ये कंडक्टर से कनेक्ट है, और कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है, तो जो यहां पे पोटेंशियल होगा वो यहां पे भी पोटेंशियल होगा, कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल होता है। तो अगर इसका नाम डी दिया है तो इसको भी आप डी के नाम से ही बुलाओ, फिर नया नाम मत दो इसको, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, ये सेम ही पॉइंट हम बोलेंगे, इसलिए इसको अलग नाम नहीं देंगे। अगर ये डी है तो ये भी डी होगा फिर। अच्छा, अगर ये डी है तो ये भी फिर मेरा डी ही होगा, बिकॉज बीच में ये सीधा वायर आ गया, देखो ये डी है तो ये भी डी होगा, और अगर ये डी है तो ये पॉइंट भी मेरा डी ही होगा, क्योंकि ये बीच में सीधा वायर आ गया, इसको भी डी बोलेंगे फिर हम, ठीक है। अब आ जाइए, उसके बाद इसको मैं नाम दे देता हूं ई, इसको नाम देता हूं ई। अगर ये ई है तो ये भी फिर मेरा क्या होगा, ई पॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि बीच में सीधा वायर आ गया। तो एक बार जरा देख लो, सारे जो ज्वाइंट पॉइंट थे उन सबके हमने नामकरण कर दिया है उनका। तो अब नामकरण ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। पहले ज्वाइंट पॉइंट को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद किसी भी एक ज्वाइंट पॉइंट का नाम देख लो, डी नाम दिया है, तो इसका डी नाम क्यों रखा है, क्योंकि सीधा लगा हुआ है, सीधा वायर लगा हुआ है, इसका मतलब सेमी पॉइंट है, फिर उसका नाम बदलना नहीं है, उसका नाम डी है तो इसका भी डी ही रखेंगे। फिर जरा देखो, यहां पे डी है तो यहां पे भी डी रखेंगे, बिकॉज सीधा वायर आ गया, यहां पे डी है तो यहां पे भी डी होगा, बिकॉज सीधा वायर आ गया। यहां पे फिर यहां पे डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, बताओ भाई, क्योंकि ना इधर से सीधा वायर है, ना इधर से सीधा वायर है, ना इधर से सीधा वायर है, तो इसलिए इस नाम को बदल देंगे, इसको ई बोलेंगे फिर हम। और अगर ये ई है तो फिर ये भी ई होगा फिर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे नामकरण करना है। उसके बाद जब एक बार नेमिंग हो गई है, उसके बाद वो कैपेसिटेंस हटा दो जिनकी दोनों तरफ सेम नाम हो। जैसे कि अगर मैं ब्लू पेन से अगर यहां पे दिखाऊं, तो अगर आप फोकस करें इस 4 माइक्रोफैरेड पे, इधर भी डी है और इधर भी डी है, तो सी इक्विवेलेंट में ये नहीं अपीयर होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में ये अपीयर नहीं होगा। सिमिलरली ये जो 4 माइक्रोफैरेड है, इधर भी डी है और इसके दूसरी साइड पे भी, दूसरी प्लेट भी डी पे कनेक्ट है, इसको भी हटा दो, ये भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जरा देखो और कोई ऐसा हो जो जिसके दोनों तरफ सेम नाम हो, तो और तो कोई ऐसा नहीं है भाई, मेरे ख्याल से यही था। ये जो कैपेसिटर, इसकी एक तरफ डी है एक तरफ ई है, इसमें भी एक तरफ डी, इसमें भी एक तरफ डी ई, ये भी डी ई, सही है भाई, ठीक है। तो वो कैपेसिटर हमने हटा दिए, वो एलिमेंट हमने हटा दिया जिस एलिमेंट के दोनों तरफ सेम नाम था, वो अपीयर नहीं होगा इक्विवेलेंट में, ठीक है। अब जरा देखो, अब ये करने के बाद इसको हम सिंपल बनाएंगे, अब डायग्राम को, अब सिंप्लीफाई करने का तरीका, अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, तो उस तरीके को समझिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आपको ए से शुरुआत करनी है, ए से शुरुआत करें। सबसे पहले किसको एनकाउंटर किया हमने, 4 माइक्रोफैरेड को, और कहां पे पहुंच गए हम बताओ, हम पहुंच गए डी पे, इस पॉइंट को नाम दे दो डी, सही है जी, और इसको निशान लगा लो कि ये कवर कर दिया हमने। अब आ जाओ, अब डी पे आ गए हैं, अब डी से हमारे पास ई पे जाना है, इधर ये भी डी टू ई है, ये भी डी टू ई है, ये भी डी टू ई है, और ये भी डी टू ई है। डी पॉइंट को आप एक ही जगह दिखाओ ना, अब सिंपल डायग्राम में। अब अलग अलग जगह, जैसे इस डायग्राम में तो डी अलग अलग जगह पे आ रखा था, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम था। सिंप्लीफाइड डायग्राम में डी मेरा ये पॉइंट है बस। अब डी से ई पे जाना है, डी से ई पे कितने कैपेसिटर कनेक्ट है, डी से ई एक इधर है, डी से ई एक इधर है, डी से ई, ये भी डी से ई है, ये भी डी से ई है, ये भी डी से ई है। तो अब कितने कैपेसिटर आएंगे डी से ई, 1 2 3 4 और 5, सारे के सारे डी से ई है, ये भी डी से ई, ये भी डी से ई, डी से ई, डी से ई, डी से ई, 5 कैपेसिटर आ गए 4 माइक्रोफैरेड के। तो सबको मैं क्या करूंगा, यहां पे डी से ई कर लेता हूं, ये मेरा ई पॉइंट है, डी से ई, ये भी मेरा डी से ई, ठीक है, ये भी मेरा डी से ई, ऐसे ऐसे कितने दिखा दो बताओ, 5 दिखा दो ना, ये भी मेरा डी से ई और ये भी मेरा डी से ई, क्योंकि
ये सारे पैरेलल में दिखाएंगे। अब हम क्यों पैरेलल में दिखाएंगे बताओ जरा। सारे के सारे जो 4-4 माइक्रोफैरड के हैं ये सारे के सारे पैरेलल में दिखाएंगे भाई, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट डी है और एंड पॉइंट सबका ई है। ठीक है, सही है भाई। तो इनको निशान भी लगा दिया हमने, इनको काट भी दिया, क्योंकि इनको हमने सबको कवर कर लिया। डी से ई 1, डी से ई 2, डी से ई 3, डी से ई 4, डी से ई 5 हो गए। ई पे आ गए अब हम। अब ई से देखो आगे, ई से अब हम क्या करेंगे, बी पे चलेंगे। तो ई से बी आपका क्या है, 4 माइक्रोफैरड है। 4 माइक्रोफैरड, एक ही तो रह गया था वैसे भी, यही बचा था, बाकी तो सारे कवर ही हो गए। तो अब जरा समझिए कि कैसे हमने इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया है। तो सारे कैपेसिटर हमारे कवर हो गए, ठीक है, और ये हमारा एक सिंपल डायग्राम बन गया। अब क्या करेंगे, अब इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। सबसे पहले 4 4 4 4 4 पैरेलल में है तो सबको जोड़ दो। सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएंगे, 20 माइक्रोफैरड हो जाएगा ये तो अगर मैं इसको फर्दर देखूं तो बनेगा ये 4 माइक्रोफैरड, ये आपका 20 माइक्रोफैरड और ये आपका 4 माइक्रोफैरड। ये आ गया ए और बी के बीच का, सीरीज में आ गए। अब सुनिए, सीरीज में 3 है, तीनों को आप इक्विवेलेंट निकालना है आपको। तो एक काम करो, 2 2 का इक्विवेलेंट निकाल लो। सीरीज में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, सीरीज में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ये जो 4 है ये 20 के बाद में है ना, तो इसको आप 20 से पहले लिख लो। जब भी आपको इक्विवेलेंट निकालना हो किसी की पोजीशन आगे पीछे कर सकते हो। ये 4 है, ये भी 4 है, ये 20 ले लो यहां पे। ऐसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अब बताओ, इन 4 और 4 को इकट्ठा कर दो, दोनों बराबर है और दोनों की वैल्यू भी बराबर है, तो 4 और 4 सेम होंगे, तो 4/2 कर दो। 2 माइक्रोफैरड इन दोनों का हो गया इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब आप इसको लिखोगे तो ये बन गया 2 माइक्रोफैरड इन सीरीज विद 20 माइक्रोफैरड। 20 माइक्रोफैरड सीरीज में आ गया। एक तरफ आ गया ए, एक तरफ आ गया बी। अब क्या करेंगे, 2 और 20 का सीरीज ले लो। कैसे लोगे, 2 × 20 डिवाइड बाई 2 + 20, ठीक है भाई। तो कितना आ गया, 20/11 माइक्रोफैरड। ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को हमने सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट किया है। कई बार आपको इस तरह के डायग्राम आ जाते हैं, वहां पे आपको सीरीज पैरेलल देखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करेंगे उसको जरा देखिए, ठीक है। अब चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। एक स्टेप और फर्दर चलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में। तो आप ये सारे रूल ध्यान रखिएगा कि कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे चीजों को, और पाथ मेथड कहां लगाना होता है। जहां पे आपको ये समझना है कि भाई सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है, और डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड सा आ जाए, तो वहां पे फिर आपको ये मेथड लगाना होगा, ठीक है। पाथ मेथड सिंपल करके फिर इसको नामकरण करो, ठीक है। पहले ज्वाइंट पॉइंट को एक बार रिकॉग्नाइज कर लो, उसके बाद उनका नामकरण करो, और उसके बाद उसको सिंपल डायग्राम बनाओ उसका। पाथ मेथड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को, ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करोगे। अब चलिए एक और नई तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जरा देखिए, सोचिए इस तरह के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज, ठीक है। आगे चल के इसको हम नाम भी देंगे, इसको एक नाम होता है। जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम समझाएंगे तब आपको समझ आएगा। जरा देखो, इसको हम बोलते हैं ब्रिज। ये पॉइंट है मेरा ए और ये पॉइंट है मेरा बी। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये है C0। आपसे अगर मैं पूछूं बताओ CAB क्या होगा, तो आप देखो ये डायग्राम तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा डायग्राम। इसमें आप और सिंप्लीफाई क्या करोगे इस डायग्राम को, कोई उलझा पुलझा डायग्राम तो है नहीं। दूसरी बात, यहां पे आप सीरीज पैरेलल नहीं बता सकते हो, कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल। आप ये नहीं कह सकते कि C1 और C3 जो है वो सीरीज में है, बैक टू बैक नहीं कनेक्ट है, बीच में एक ब्रांच और अलग हो गई इससे, तो सीरीज नहीं बोल सकते हो। ना ही आप ये कह सकते हो कि C1 एंड C2 पैरेलल है, दोनों का ये पॉइंट तो चलो सेम है ये प्लेट्स का, बट दूसरी साइड जो है वो सेम पॉइंट पे नहीं है। ये प्लेट यहां पे कनेक्ट है, ये प्लेट यहां पे कनेक्ट है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पैरेलल में है C1 C2, ये भी नहीं कह सकते हो भाई। तो इसका मतलब यहां पे आप किसी को भी ये नहीं बता सकते ये सीरीज है ये पैरेलल है, ये नहीं बता सकते हो देख के। और ये डायग्राम को इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे भी कैसे, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है इस डायग्राम की। तो अब हम यहां पे फंस जाते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम यहां पे कैसे कैलकुलेट करें।
तो इसको आप कैसे देखोगे दोस्तों? इसके लिए आप एक चीज को देखा करो, और वो क्या है, जो कनेक्टेड कैपेसिटेंस है ना उनके रेशियो को देखो। जैसे कि देखो C1 के साथ कौन सा कनेक्टेड है, इधर C2 इस जगह पे कनेक्टेड है ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसका रेशियो ले लेता हूं, C1/C2 ले लो इधर, और इधर से फिर क्या बनेगा, C3/C4। अगर ये बराबर आ जाए, इसका रेशियो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। आप बोलोगे सर कनेक्टेड कैसे है? देखो ये कैपेसिटर इधर कनेक्टेड है, और ये कैपेसिटर इधर इस जगह पे कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड कैपेसिटेंस का रेशियो लेना है। आप बोलोगे लेकिन कनेक्टेड तो C1 एंड C3 भी है, तो कोई बात नहीं, C1 एंड C3 यहां पे कनेक्ट है ना, आउटर ब्रांच को देखना है, बस आउटर को, बीच वाली ब्रिजिंग ब्रांच को नहीं देखना है, ठीक है, ब्रिजिंग कैपेसिटर को नहीं देखना है, सिर्फ आउटर को देखना है। आउटर में कनेक्टेड कैपेसिटर का रेशियो लेना है। तो C1 के साथ C2 कनेक्ट है यहां पे, तो C1/C2, इधर C1/C2 लिया, तो इधर फिर C3/C4 करो। अगर ये रेशियो बराबर आ जाए, या फिर C1/C3, क्योंकि ये यहां पे कनेक्ट है ये दोनों कैपेसिटर, तो C1/C3 ले रहे हो, तो फिर इधर क्या लोगे, C2/C4 लोगे, तो ये रेशियो फिर बराबर होना चाहिए। तो अगर ये बराबर हो गया या ये बराबर हो गया, दोनों सेम ही है, बस C3 को मैं इधर ले आया, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर ये रेशियो बराबर आ जाए कनेक्टेड कैपेसिटर्स का, जो आपकी आउटर जो ब्रांच है उसमें कनेक्टेड कैपेसिटर्स का रेशियो अगर बराबर आ जाए, तो उस केस में प्रॉब्लम ये बड़ी आसान है सोल्व करना। उस केस में आप इस C0 को रिमूव कर सकते हो, इसको आप हटा सकते हो दोस्तों, इसको आप रिमूव कर सकते हो। इसकी ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर में ये अपीयर नहीं होगा, ठीक है, ये कैपेसिटर आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में अपीयर नहीं होगा, आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है, अगर ये कंडीशन आ गई तो, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे ये बोलते हैं कि C1/C4, वो ऐसे रहते हैं, C1/C4 इज इक्वल टू क्या आ गया, C2/C3 आ गया, C1/C4 इक्वल टू C2/C3 आ गया। ये नहीं भाई, ये नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि ये और ये कनेक्टेड थोड़े ना है। C1 के 2 पॉइंट, एक इधर है और एक पॉइंट इधर है, और C4 का 1 पॉइंट इधर है और 1 पॉइंट इधर है, तो ये और ये आपस में कहां कनेक्टेड है, बीच में 2 एलिमेंट और आ गए ना, तो ये रेशियो नहीं देखना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, कनेक्टेड कैपेसिटर्स का ही रेशियो देखना है, ठीक है। तो अगर वो बराबर आ गया, तो उस केस में आप इस बीच वाले को हटा सकते हो दोस्तों, इस बीच वाले को आप हटा सकते हो। ये जो बीच वाला है ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर में अपीयर ही नहीं होगा, ठीक है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर में अपीयर नहीं होगा, इसको आप रिमूव कर दो, और जो कैपेसिटेंस हमारे पास जो डायग्राम बनेगा, अब वो डायग्राम ये बनेगा, और अब मेरे ख्याल से आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। अब ये डायग्राम बचेगा, ये A रह गया, ये B रह गया, ठीक है, C1, C3, C2 एंड C4, ये डायग्राम रह गया। अब ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो पहले इनका सीरीज ले लो और उसको एक कैपेसिटर से दिखा दो, नीचे वालों का सीरीज ले लो, उसको एक कैपेसिटर से दिखा दो, ठीक है, और फिर दोनों का क्या ले लो, दोनों को पैरेलल में ले लो, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जब आप सीरीज में लोगे तो बनेगा C1/C3 डिवाइड बाई C1+C3, और नीचे वाला क्या बनेगा, C2/C4 डिवाइड बाई C2+C4, एंड जो भी इसकी वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू आएगी उनको फिर जोड़ दोगे, उनके बीच का A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगी अगर ये रेशियो मेरा सेटिस्फाई हो जाए। तो ये रेशियो और ये रेशियो तो सेम ही है, ठीक है, इसको नंबर 1 बोल देता हूं, इसको नंबर 2 बोलता हूं, तो कोई भी देख लो आप, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं बैलेंस ब्रिज, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड ब्रिज। इसको एक और नाम भी देते हैं हम लोग, आगे चल के वो नाम दूंगा मैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको, फिलहाल इसको ये याद रखिए बैलेंस ब्रिज बोलते हैं। अब इस केस में आप बीच वाले कैपेसिटर को हटा सकते हो, ठीक है, बीच वाले कैपेसिटर को हटाने के बाद आप इसको वापस नया डायग्राम बना के उसको सोल्व कर लो। लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर अगर ये रेशियो बराबर ना होता, ये ब्रिज बैलेंस ना होता, तो फिर कैसे करते इस प्रॉब्लम को सोल्व, फिर कैसे इसको हम टैकल करते? तो उसके लिए फिर अपने को कोई नया रूल बनाना पड़ेगा। उस रूल को हम बोलते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो वो जो है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आगे चल के हम उसको देखेंगे जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब। दूसरा, बहुत सारी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे डायग्राम्स होते हैं, ऐसे कनेक्शंस होते हैं जिनमें सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए ऐसा कोई कनेक्शन लगा रखा है जिसमें जरा देखिए इस तरह का कोई हेक्सागन बना रखा है, ठीक है,
और आपसे पूछ लिया बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, मतलब कई तरह के डायग्राम मतलब लोग जो है ना वो दे देते हैं आपको, ऐसे ए दे दिया, ऐसे बी दे दिया, इनके बीच का आपसे पूछ लिया बताओ ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। तो इसमें क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दे दी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दे दी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दे दी है, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक सिमेट्री सी बन जाएगी, मिरर इमेज टाइप, जैसा इधर है वैसा इधर है वैल्यूज। तो उसको कैसे हम सिंप्लीफाई करें और उसको कैसे फर्दर सोल्व करें, तो उसके लिए हमें कुछ और नए रूल डेवलप करने हैं, बट वो रूल मैं अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं। वो इसलिए नहीं बता रहा हूं बिकॉज जब आप रेजिस्टेंस पढ़ लोगे ना आगे चल के, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आप पढ़ोगे, वहां पे हम उन रूल्स को डिस्कस करेंगे, वही रूल फिर हम कैपेसिटर के ऊपर भी लगाएंगे। अभी मैंने सिर्फ बेसिक पैरेलल सीरीज निकालना आपको बताया है कि कैसे कैपेसिटर्स को सीरीज पैरेलल करते हैं, और उसके बेसिस पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया है यहां पे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, बेसिक लेवल की, सीरीज पैरेलल की बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हुई है। ज्यादा आगे हम चलेंगे, अभी इसके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हमें सोल्व करना है, जिनमें हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फिलहाल अभी उनको होल्ड पे रखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको उनको एक्सप्लेन करूंगा, कैपेसिटर को भी कुछ टाइम हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको इसका एक और नया मेथड बताऊंगा सीरीज पैरेलल लेने का, वो ज्यादा आसान है, लेकिन वो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट को पढ़ने के बाद ही आपको बेहतर समझ आएगा, ठीक है। एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, यहां पे जरा देखो, यहां पे और कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं जब भी आप ये इस तरह के कनेक्शंस बनाते हो ना, उसमें जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक सिचुएशन है और वो कुछ इस तरह की है, ये कोई सिचुएशन दे रखी है, सिंपल सी कंडीशन ले रहा हूं मैं, ठीक है, और यहां पे कोई वोल्टेज सोर्स है, और सोचिए ये दे दिया 2 माइक्रोफेरेड, ये दे दिया 4 माइक्रोफेरेड, ये दे दिया 12 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और ये दे दिया 20 वोल्ट। आपसे पूछ लिया बताओ इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, या इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो इस क्यू की वैल्यू पूछ ली, फाइंड क्यू। या आपसे पूछ लिया बताओ इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, इस इधर वाली साइड और इधर वाली साइड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफेरेड, Q ऑन 4 माइक्रोफेरेड। आपसे 4 माइक्रोफेरेड पे Q पूछ लिया कि कितना चार्ज आएगा, या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ये आपसे पूछ लिया। आगे चल के आप देखना एनर्जी पढ़ोगे इसकी, कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये आपसे पूछ ली। तो ये कैसे कैलकुलेट करें, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, मतलब ये बता इसलिए रहा हूं बिकॉज आपकी बुक्स में ये अभी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं इसी चैप्टर में। जो भी आप बुक फॉलो करते हो अपनी IIT JEE प्रिपरेशन के लिए, उनमें क्या है इसी लेवल पे ही आपको बता दिया गया है, तो आपके लिए थोड़ा वो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं वो चीजें। हमारे पास और बड़े आसान तरीके हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के ऊपर KVL KCL पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही इजी हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना। अभी एट प्रेजेंट अगर मैं आपको मेथड बताऊंगा भी, तो आपको वो थोड़ा लंबा मेथड भी होगा और कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे उसके अंदर। तो बेहतर है अभी ये जो प्रॉब्लम्स है, लाइक चार्ज निकालना या एनर्जी स्टोर्ड निकालना या वोल्टेज इसके अक्रॉस निकालना, उनको आप फिलहाल होल्ड पे रखिए। सिर्फ बेसिक लेवल का पैरेलल एंड सीरीज मैंने आपको बताया है। एडवांस लेवल का सीरीज पैरेलल भी हम आगे चल के देखेंगे, जिसमें सिमेट्री प्रॉब्लम्स होती हैं या जिनमें अनबैलेंस ब्रिजिंग आ जाती है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ये जो चीजें हैं ये आगे चल के हम पढ़ेंगे दोबारा से, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टॉपिक को हम कवर कर चुके होंगे, KVL KCL को कवर कर चुके होंगे। उसके बाद आपको फिर से हम इन प्रॉब्लम्स के ऊपर लौट के आएंगे और वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी और कुछ और नई सिचुएशंस को समझने की कोशिश करेंगे। खासकर कैपेसिटर्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इंट्रोड्यूस कर दे तो कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच की निकालते हैं, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देखते हैं, तो वो सारी चीजें जो है उनको हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।